नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे डीप फेक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टीवी के दर्शक मुझे बार बार अलर्ट करते हैं कि मेरे नाम से, मेरा चेहरा दिखाकर, मेरी आवाज बनाकर कुछ दवाइयां बेची जा रही हैं। कोई वेट लॉस की दवाई बेच रहा है तो कोई डायबिटीज की। मैं किसी तरह की किसी दवाई का कोई विज्ञापन नहीं करता, लेकिन वीडियो देखकर किसी को भी लगेगा ये मैं ही हूं, पर यह फेक है, फर्जी है, झूठ है। यही डीप फेक है, जिसमें किसी की शख्स की शक्ल और आवाज हूबहू क्रिएट कर दी जाती है। पिछले दिनों अमिताभ बच्चन के नाम से एक पॉलिटिकल वीडियो चला, वो रात भर सो नहीं पाए। एक्टर रणबीर सिंह के नाम से भी इसी तरह का डीप फेक चला। सेलिब्रिटीज के साथ यह हर रोज होता है। मेरी टीम ने पुलिस से शिकायत की, वेबसाइट्स को नोटिस भेजे गए, पर चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब कहते हैं पहले हम जांच करेंगे फिर वीडियो हटाएंगे। इसमें कई कई दिन लग जाते हैं और डीप फेक वीडियो को जब तक डिलीट करते हैं तब तक लाखों लोग इसे देख चुके होते हैं। बहुत से लोग मुझे टोकते हैं। थोड़े दिन पहले उस्ताद अमजद अली खान साहब मुझे एक जगह मिले, कोने में ले गए, समझाने लगे, रजत जी आपको दवाइयों का विज्ञापन नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की वो मैं नहीं हूं, ये डीप फेक है, मैं कोई दवाई नहीं बेचता, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। मुझे समझाते रहे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सारे किस्से मेरे पास हैं, लेकिन आज मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं कि मैंने डीप फेक को चैलेंज करते हुए एक PIL फाइल की है। आज ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के सामने आया। मेरी तरफ से फेमस लॉयर संदीप सेठी पेश हुए। कोर्ट ने कमेंट किया ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि वो इस मामले में कुछ करना चाहती है या नहीं। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि आजकल पॉलिटिकल पार्टियां भी इस मामले में शिकायत कर रही हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। मैंने अपनी पिटीशन में दो बातों पर जोर दिया है। एक तो डीप फेक का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यह मामला और भी गंभीर हो जाता है जब इसमें एंकर, एक्टर या स्पोर्ट्स पर्सन का इस्तेमाल किया जाता है, जो ओपिनियन को, पब्लिक को प्रभावित कर सकते हैं। इस मिसयूज को तुरंत रोका जाना चाहिए। सरकार इसके लिए रेगुलेशन बनाए ताकि पब्लिक फिगर्स के ऐसे फर्जी वीडियोस को शिकायत करने के 6 घंटे के भीतर ब्लॉक कराया जा सके। पिटीशन में और भी बहुत सारी बातें हैं। ऐसा कंटेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर पर भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन ये सब डिटेल की बातें हैं। आज ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि आप भी अलर्ट रहे। मेरे नाम या शक्ल वाले किसी वीडियो पर यकीन करने से पहले यह देख लें कि वो इंडिया टीवी के या मेरे ऑफिशियल हैंडल से रिलीज किया गया है या नहीं। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता या सरकार कोई रेगुलेशन नहीं बना लेती, ये लड़ाई चलती रहेगी और मुझे इस लड़ाई में आपके साथ, आपके विश्वास और आपके सपोर्ट की जरूरत है। अब बात करते हैं चुनाव की खबरों की। आज पहली बार सार्वजनिक मंच से चुनावी रैली में हजारों लोगों की भीड़ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी का जिक्र किया। बार बार अडानी अंबानी का नाम लिया। असल में राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक अपने हर भाषण में, हर बयान में अंबानी अडानी का नाम लेकर मोदी पर हमला करते थे। बार बार इल्जाम लगाते थे कि मोदी अडानी का नाम लेने से डरते हैं। लेकिन आज मोदी ने पूछा, अब शहजादे बताएं कि वो कई साल से अंबानी अडानी के रट लगाए हुए थे, अब अचानक उन्होंने अंबानी अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया? क्या डील हुई? कांग्रेस को कितना माल मिला? कितने टेम्पो भरकर पैसा मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 3 चुनावी रैलियां की और उसके बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक बड़ा रोड शो भी किया। मोदी का कैंपेन आज सुबह करीमनगर से शुरू हुआ था। करीमनगर में मोदी पहले राजा राजेश्वरी मंदिर में गए। राजा राजेश्वरी मंदिर को दक्षिण की काशी कहा जाता है। मोदी ने इस मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा की, गौ अर्चना की, भगवान का प्रसाद लिया और फिर मंदिर से सीधे रैली में पहुंचे। इस रैली में मोदी ने पहली बार, जैसा मैंने आपको बताया, अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे
चुनाव से पहले बार बार अडानी अंबानी का नाम लेते थे, उनको गाली देते थे, उन पर सवाल उठाते थे, लेकिन जब से चुनाव आया है शहजादे की बोलती बंद हो गई। शहजादे बताएं इसके पीछे राज क्या है, क्या डील हुई। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मोदी ने जैसे ही अंबानी अडानी को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा तो इसका असर दिल्ली से लेकर रायबरेली तक दिखा। सबसे पहला रिएक्शन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आया। खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। फिर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कमेंट किया गया, सवाल तो पूछते रहेंगे, मोदी का अडानी से क्या रिश्ता है। प्रियंका गांधी से लेकर पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीने तक सबने बचाव में बयान दिए और शाम होते होते राहुल गांधी का वीडियो भी आ गया। आज राहुल गांधी की कोई रैली तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड किया। वो बयान आपको सुनवाता हूं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी। जिस वक्त मोदी ने करीमनगर में राहुल गांधी पर अटैक किया, उस वक्त प्रियंका गांधी रायबरेली में राहुल के लिए वोट मांग रही थी। रायबरेली में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान प्रियंका ने मोदी को जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि जनता अब असलियत समझ गई है, इसीलिए मोदी डर गए हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि मोदी देश की संपत्ति अपने अरबपति दोस्तों को दे रहे हैं, गरीब को और गरीब बना रहे हैं। यही आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी,
यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, रायबरेली, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडरी अपने खरबपति मित्रों को बेच दिए हैं ताकि आस्ते आस्ते इनका निजीकरण हो जाए। निजीकरण का मतलब क्या है? आरक्षण नहीं मिलेगा। समझ लो क्या हो रहा है इस देश में। इस देश में जब देश की जनता को कमजोर करने की नीति बन रही है, खरबपतियों को मजबूत बनाने की, आपके अधिकारों को कमजोर बनाने की। मोदी वहां चोट करते हैं जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है, और मोदी का तीर निशाने पर लगा, इतनी गहराई तक लगा कि आज कांग्रेस के नेता दिन भर दर्द से परेशान रहे। प्रियंका गांधी कैंपेन के दौरान बार बार मोदी के बयान का जिक्र करती रहीं। उन्होंने कम से कम 3 बार मोदी के बयान का जिक्र किया। जब मंच से उतरकर लंच के लिए गईं, उस वक्त फिर हमारी संवाददाता रुचि कुमार से बातचीत करते हुए प्रियंका ने कहा कि मोदी राहुल को शहजादा कहें, राहुल पर हमले करें, लेकिन राहुल डरने वाले नहीं हैं। प्रियंका ने कहा कि मोदी जनता को बहकाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। राहुल तो अपनी हर सभा में मोदी के दोस्तों का जिक्र करते हैं। मोदी इसी बात से डर गए हैं, इसलिए अब इधर उधर की बात कर रहे हैं। बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो इनके सबसे बड़े, तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहनशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। किसी डरे हुए सलाहकार ने बताया होगा कि चुप हो गए, क्योंकि चुप तो हुए नहीं है। रोज बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के अलग अलग नेता बोल रहे हैं, तो कोई चुप तो हुआ नहीं है। शायद मोदी जी की आशा है कि वो चुप हो जाएं, लेकिन मैं उनको कह सकती हूँ यकीन से कि मेरे भाई चुप नहीं होंगे, सच्चाई बोलते रहेंगे, चाहे मोदी जी को पसंद आए ना आए। वो तो ये भी कह रहे हैं काला धन का हिसाब देना पड़ेगा जो मिला है। और मोदी जी का हिसाब निकल गया ना, इसीलिए तो कह रहे हैं। जो सूची मोदी जी ने गुप्त रखी थी, जो उन्होंने स्कीम बनाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, कि जिससे भी चंदा लेंगे वो गुप्त रहेंगे उनके नाम, वो अब बाहर निकल गया। न्यायाधीशों ने निकाल दिया, बोल दिया कि सूची को आप सार्वजनिक करिए। जब सूची सार्वजनिक बन गई तो मोदी जी घबरा रहे हैं, तो अब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो तो मोदी जी नोटबंदी के समय कह रहे थे कि सारा काला धन वापस देश में आएगा। कहाँ है, कहाँ है? वैसे हकीकत यह है कि मोदी ने आज जो सवाल पूछा है, कांग्रेस के नेताओं के लिए उसका जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां अडानी ग्रुप को कांग्रेस की सरकारों ने प्रोजेक्ट दिए हैं। अभी कुछ महीने पहले तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अडानी से मुलाकात की थी। डावोस में रेवंत रेड्डी ने अडानी ग्रुप के साथ 12,000 करोड़ के 4 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। अडानी ग्रुप को हिमाचल की सरकार ने प्रोजेक्ट दिए, इसलिए कांग्रेस के लिए जवाब देना तो मुश्किल होगा। और मोदी ने बहुत सोच समझकर यह हमला किया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मोदी से पार पाना विरोधियों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि मोदी अलग मिट्टी के बने हैं। बड़े बड़े नेता राजनीतिक हमलों से घबरा जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, डिफेंसिव पर हो जाते हैं, लेकिन मोदी विरोधियों के हमले को अपना हथियार बना लेते हैं, उसी हथियार से पलटवार करते हैं। आज मोदी ने राहुल को यही नजराना पेश किया। राहुल गांधी पिछले 10 साल से अंबानी अडानी के नाम को लेकर मोदी पर हमला करते रहे हैं। मोदी को पूंजीपतियों का हमदर्द और गरीबों का दुश्मन साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां भी चुनाव हुए, राहुल गांधी का यही टेप चलता था, लेकिन जनता पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। मोदी ने भी कभी जवाब नहीं दिया, और आज अचानक मोदी ने
अंबानी अडानी का नाम लेकर राहुल पर पलटवार किया तो कांग्रेस परेशान हो गई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के हमले के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। और यही मोदी का स्टाइल है, वो कैंपेन का रुख, कैंपेन के मुद्दे और फायरिंग का गियर कब चेंज कर दें, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब तक राहुल कहते थे कि मोदी अडानी का नाम लेने से घबराते हैं, लेकिन अब कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे, वो क्या सफाई देंगे कि राहुल अब अडानी का नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। आज सैम अंकल ने राहुल गांधी के लिए फिर से नई दिक्कत पैदा कर दी। अमेरिका में बैठे राहुल के राजनीतिक गुरु, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक पॉडकास्ट के दौरान भारतीयों के रंग रूप और स्किन के कलर को लेकर रेशियल कमेंट किया। सैम पित्रोदा भारत की करंट सिचुएशन पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान बहक गए और उन्होंने कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की शक्ल चाइनीज जैसी होती है, साउथ इंडियन के लोग अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं, जबकि वेस्टर्न इंडिया में रहने वाले भारतीय अरब मूल के लगते हैं। हालांकि बाद में सैम पित्रोदा ने बात को घुमाने की कोशिश की। उन्होंने कहा यह भारत की खूबी है, डाइवर्सिटी ही भारत की विशेषता है, सब अलग अलग दिखते हैं लेकिन भाईचारा है। लेकिन अंकल सैम नाना करते भी बहुत कुछ कह गए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion. सैम पित्रोदा ने जब पॉडकास्ट किया उस वक्त अमेरिका में रात हो रही थी और भारत में सूरज उग रहा था। सैम तो बयान देकर सो गए, लेकिन यहां सुबह सुबह से उनके बयान पर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस को जवाब देने में मुश्किल होने लगी। आज तेलंगाना की रैली में मोदी ने अंकल सैम के बहाने राहुल गांधी पर निशाना लगाया। मोदी ने कहा शहजादे के अंकल ने स्किन कलर के नाम पर देश के लोगों का अपमान किया है, देश की जनता को गाली दी है और यह अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में एक शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है,
मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या ये चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम पित्रोदा ने 2 हफ्ते पहले विरासत टैक्स का आइडिया दिया था, इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी। उस वक्त तो कांग्रेस के नेताओं ने गोलमोल बात की, लेकिन आज जब सैम पित्रोदा ने भारतीयों के रंग के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान को बड़ा इशू बना दिया, तो कांग्रेस डिफेंसिव हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने साफ साफ कह दिया, सैम पित्रोदा के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान को कांग्रेस खारिज करती है। इस बयान से कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। हालांकि कांग्रेस की सफाई को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि सैम पित्रोदा ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज जैसा बताया था, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह समेत कई नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हिमंता ने कहा वो तो सुबह से ही कई बार आईने में अपना चेहरा देख चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस एंगल से चाइनीज लगते हैं। हिमंता ने कहा कि असल दिक्कत कांग्रेस की नजर में है। कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट के साथ सौतेला बर्ताव किया है और हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपमान किया है। मेरा चेहरा मैंने आईना में देखा और मैंने ही मेरा पता चला कि मुझको आसामी जैसा लगता है, मुझको इंडियन जैसा लगता है, कोई तरफ से मुझको चाइनीज जैसा नहीं दिखता है। पता नहीं वो व्यक्ति का क्या है, एक रेसिस्ट कमेंट है, हमें दुख देने वाला कमेंट है और चाइनीज का साथ हमारा सिमिलरिटी ढूंढ के व्हाट ही ट्राई टू प्रूव। एक बात जरूर है, राहुल गांधी का एरे गेरे में जो भी लोग रहता है, उनका जो नॉर्थ ईस्ट का ऊपर जो उनका दृष्टि है या नॉर्थ ईस्ट को जो देखने का जो उनका तरीका है, ये बहुत ही गलत है। वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट का लोगों को इंसल्ट करता है। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी हो या उनके गुरु सैम पित्रोदा, कांग्रेस के नेताओं की आंखों पर विदेशी चश्मा चढ़ा हुआ है, इसीलिए उन्हें न भारत में लोकतंत्र का शानदार इतिहास दिखता है, न सनातन परंपरा में समावेशी भाव दिखता है। कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है। राहुल गांधी जी जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, यह भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना मींस इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट दोनों को बताता है। इन्हें पता ही नहीं है कि चोल साम्राज्य में बाकायदा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ग्राम सभाएं होती थी। भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम 11वीं 12वीं शताब्दी में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से बहुत पहले से थे। वैशाली का गणराज्य 2600 साल पहले था
और वेदों के काल में सभा समिति विदत और गण बैठकर कार्य करते थे। और मैं पुनः चुनौती से कहता हूं, भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सिर्फ भारत में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था, धर्म में भी डेमोक्रेसी थी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। परंतु क्या बताया जाए, इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। इसके बाद प्रियंका गांधी से सैम पित्रोदा के बयान पर सवाल पूछे गए तो प्रियंका ने सैम की बात पर मोदी के बयान को फिजूल का शगुफा कहकर खारिज कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी ऐसी बेकार की बातों पर ही बयान देते हैं, जरा वो महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बोलकर दिखाएं। सैम पित्रोदा के बयान का इस देश की अभी जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं जनता की, से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से ये बात कहूंगी कि जो फिजूल की बातें हैं उनको उठा के आप राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं, लेकिन आपने आज तक बेरोजगारी को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया है। आपने आज तक महंगाई को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया है। आपने महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहा है उसकी रक्षा हो रही है सरकार द्वारा, आपने उसको राष्ट्र मुद्दा नहीं बनाया है। आप राष्ट्र मुद्दा बना रही हैं कि कोई अमेरिका में बैठ के कोई उल्टा सीधा बयान किसी ने दे दिया तो उसका आप राष्ट्र मुद्दा बना रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि यही चीजें आगे आए। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा फिजूल की बातों पे हो, चर्चा इधर उधर की बातों पे हो, ताकि जनता सवाल ना उठा पाए कि भाई तुमने रोजगार दिया क्यों नहीं हमें। 10 साल से सत्ता में हो, इतनी सत्ता किसी ने नहीं देखी जितनी तुम्हारे पास है। तुमने रोजगार नहीं दिया, तुमने महंगाई कम नहीं की, तुमने किसान के लिए कुछ नहीं किया। सैम पित्रोदा ने जो कहा वो काफी गंभीर है, भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट है। और मुझे हैरानी है कि अमेरिका में रहने वाले इस तरह की हल्की बातें करते हैं। शक्ल सूरत के आधार पर किसी की पहचान तय करना एक घटिया सोच है। रंग रूप के आधार पर किसी को अफ्रीकी, किसी को चाइनीज कहना भारत की विरासत का अपमान है। लेकिन सोचने वाली बात है कि सैम पित्रोदा बार बार ऐसी बातें क्यों कहते हैं जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाती हैं। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए जो कहा, जो हुआ सो हुआ। फिर सैम ने कहा करप्शन इज अ वे ऑफ लाइफ, यानी भ्रष्टाचार जिंदगी का एक तरीका है। फिर उन्होंने कहा कि आतंकवाद होता रहता है, कौन सी बड़ी बात है। कुछ दिन पहले सैम अंकल ने कहा कि भारत में विरासत में मिले संपत्ति पर टैक्स लगना चाहिए, और आज कह दिया कि भारत के लोग चाइनीज, अरब और अफ्रीकी मूल के लोगों जैसे लगते हैं। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार हैं। राहुल गांधी के सारे ओवरसीज टूर और लेक्चर वही प्लान करते हैं। गांधी परिवार को करीब से जानने वाले एक सज्जन बता रहे थे कि सैम एक जमाने में राहुल गांधी को पढ़ाते थे, वो उनके गुरु हैं। शायद इसीलिए बार बार गलती करने पर भी कांग्रेस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाई। लेकिन आज जब मोदी ने सैम के बयान को मुद्दा बनाया तो इसका गहरा असर हुआ। सैम पित्रोदा की छुट्टी हो गई, उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन इस बार सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, क्योंकि सैम अंकल ने इस बार भारतीयों की नस्ल पर सवाल उठाया है, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। इसलिए यह मुद्दा चुनाव के दौरान कांग्रेस को लगातार परेशान करेगा। सैम पित्रोदा राहुल गांधी को डुबाने में लगे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी रायबरेली में राहुल को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज दिन भर प्रियंका ने रायबरेली में कैंपेन किया, लेकिन उनका पूरा दिन सैम पित्रोदा के बयान पर सफाई देने में निकल गया, अंबानी अडानी के बारे में बताने में निकल गया। आज अमित शाह ने दावा किया कि राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव हारेंगे। अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए धुआंधार कैंपेन किया। हरदोई, लखीमपुर खीरी और कन्नौज में अमित शाह की रैलियां हुई। हर रैली में अमित शाह ने कहा कि 3 फेज की वोटिंग में बीजेपी 190 सीटों का आंकड़ा पार कर गई है और आखिरी राउंड आते आते 400 पार का नारा हकीकत में बदल जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत
एंटी मोदी मोर्चे के नेता घबराए हुए घूम रहे हैं। यूपी के रैलियों में अमित शाह ने राम मंदिर, सीएए, आर्टिकल 370, आरक्षण और पाकिस्तान जैसे इशू पर अखिलेश और राहुल को घेरा। हरदोई की रैली में अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स मुस्लिम परस्त है, आतंकियों को बढ़ावा देने वाली है। और इसके बाद अमित शाह ने कहा कि जिस नेता को पाकिस्तान पसंद करता है उसे भारत के लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी थे वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप फाड़ने वालों हो, आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ, एक ही जगह बाकी रही है। अभी अभी पाकिस्तान ने राहुल बाबा की बड़ी प्रशंसा कर दी, तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल बाबा ने की प्रशंसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है। मैंने बोला क्यों न करे, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, नक्सलाइट मरते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं, धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है। भाइयों बहनों, ये आतंकवादियों को क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। इसके बाद अमित शाह अखिलेश यादव के इलाके कन्नौज में पहुंचे। इस बार कन्नौज से अखिलेश यादव खुद चुनाव के मैदान में हैं। ये सीट मुलायम सिंह के परिवार की पारंपरिक सीट रही है। अखिलेश यादव ने 2000 में लोकसभा का पहला चुनाव कन्नौज से ही लड़ा था। 1999 से लेकर 2019 तक ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही। 3 बार अखिलेश यहां से चुनाव जीते, 2 बार उनकी पत्नी डिंपल यादव जीती। लेकिन 2019 में कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हरा दिया। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा है। आज अमित शाह सुब्रत पाठक के लिए कैंपेन करने पहुंचे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के परिवारवाद की बात की, समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त यूपी में हुए दंगों की याद दिलाई, राम मंदिर का जिक्र किया और इसके बाद कहा कि समाजवादी खानदान किसी का नहीं है। अमित शाह ने कहा कि कोरोना के वक्त भी अखिलेश यादव ने कन्नौज के लोगों के साथ धोखा किया, पब्लिक से कहा कि कोरोना का टीका न लगवाना और रात के अंधेरे में खुद चुपचाप टीका लगवाए। यहां सालों तक मुलायम से परिवार को आपने वोट दिया या नहीं दिया? ये ऐसा परिवार है जो जीतता है तो भी नहीं आता है, हारता है तो भी नहीं आता है। भाइयों बहनों, कन्नौज वालों, कोरोना की महामारी विकट थी या नहीं थी? ये अखिलेश जी या डिंपल बहन आए थे क्या? जब ये टीके लग रहे थे, अखिलेश बाबू स्टेटमेंट किए कि टीका मत लगाओ, ये मोदी का टीका है, मोदी टीका है। ये तो अच्छा है, अखिलेश जी को यूपी में और कन्नौज में कोई सुनता नहीं है, सबने टीका लगा दिया, बच गए। मगर जब अखिलेश जी ने देखा कि पूरे भारत ने टीका लगाया है, वो चुपचाप एक दिन रात को डिंपल भाभी को लेकर वो भी टीका लगाया है। बोलिए, अरे अखिलेश बाबू, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो। आपके भरोसे अगर उत्तर प्रदेश होता तो लाशों के ढेर लग जाते। जिस वक्त कन्नौज में अमित शाह की रैली हो रही थी, उस वक्त अखिलेश यादव हरदोई में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा, आज ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी बीजेपी के नंबर 2 आए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन कन्नौज की जनता चतुर है, झूठों को पहचानती है। अखिलेश ने कहा कि देश ने 10 साल में
बीजेपी के सारे झूठे वादों की हकीकत देख ली। 3 चरणों के मतदान में जनता का रुख समझ में आ गया। इसीलिए बीजेपी के नेता परेशान हैं, क्योंकि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के गुंडों को गर्मी चढ़ गई है, चुनाव के बाद सबकी गर्मी उतर जाएगी। इस पर अखिलेश ने कहा, चुनाव नतीजों के बाद गर्मी तो बीजेपी की शांत होगी, क्योंकि बेरोजगार नौजवान, किसान, व्यापारी सब ठंडा पानी लेकर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं। इनसे पूछो, इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000 इनके खिलाफ खड़े हैं। ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को खत्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं, सोचो। तो इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में थे। उन्होंने कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में एक जनसभा की। अकबरपुर में योगी ने कहा कि गुलामी की निशानियों को मिटाना, भारत की विरासत को बचाकर विकास करना ही बीजेपी का लक्ष्य है और जल्दी ही अकबरपुर का भी नंबर आएगा, जिसका नाम लेने में संकोच होता है। ये अकबरपुर एक तो नाम ही ऐसा है कि बार बार बोलने में भी संकोच लगता है, और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा ये चीज बदलने की, गुलामी के निशानों को समाप्त करना है, विरासत का सम्मान करना है, विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। और उसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। विरासत और विकास और गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने का जो अभियान भारत के अंदर प्रारंभ हुआ है, हम भी अपने वोट से इसमें सहभागी बन सकते हैं। सहभागी बनेंगे, विरासत और विकास साथ साथ चलेगा, गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे ना, तो फिर ये मोदी की गारंटी है, ये होकर रहेगा। विकसित और आत्मनिर्भर भारत का मतलब वर्तमान तो सुधरेगा ही सुधरेगा, आने वाली पीढ़ी भी आपका नाम स्मरण करेगी कि मेरे पूर्वजों ने नए भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके हमें दिया है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रत्याशी अपने नेताओं को कोसते हैं कि इन कमबख्तों ने अगर राम मंदिर का निर्माण करा दिया होता तो हमें ये दुर्गति क्यों झेलनी पड़ती, यही बोलते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने नेताओं को कोसते हैं, कहते हैं कि अगर इन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद का समाधान कर दिया होता तो देश के अंदर जो माहौल आज है, ये माहौल उस समय भी देखने को मिल रहा होता। लेकिन बहनों और भाइयों, ये तो करने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये काम मोदी जी के नेतृत्व में होना है, श्रेय आपको मिलना है। योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भारी उत्साह दिखाई देता है। वो लोगों के दिल की बात कहते हैं, खुलकर कहते हैं और साफ साफ कहते हैं। आजकल नरेंद्र मोदी का कैंपेन भी उनके सपोर्टर्स में जोश भरता दिखाई देता है। मोदी शुरुआत तो विकास की बातों से करते हैं, अपने 10 साल के काम का हिसाब गिनाते हैं, लेकिन जब वो राहुल को शहजादा कहकर पुकारते हैं, कांग्रेस का हाल बयान करते हैं, तो लोगों को मजा आता है। और मोदी इस खेल को बखूबी समझते हैं। क्योंकि विरोधी दलों के नेता बार बार कह रहे हैं कि 3 राउंड की वोटिंग के बाद बीजेपी परेशान है, बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। आज इन बातों का जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। मोदी ने साफ साफ कहा, चुनाव के तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडिया अलायंस का फ्यूज उड़ गया है, कांग्रेस कहीं नजर भी नहीं आ रही। मोदी ने कहा, कांग्रेस अभी तक लेंस लेकर अपनी सीटें खोज रही थी, चौथे फेज के बाद कांग्रेस को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ने वाली है। तीसरे चरण ने 2 बातें साफ कर दी है।
पहला, एनडीए 3 चरणों में ही विजय रथ तेज गति से जनता आगे ले जा रही है। दूसरा, कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। आज तेलंगाना में आपका उत्साह, ये आपके आशीर्वाद इतने अद्भुत है। मैं एक और बात कह सकता हूं, चौथे चरण में कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। आज का मोदी का दिन भर का कैंपेन देखें तो मोदी ने कांग्रेस को पूरी तरह डिफेंसिव कर दिया। पहले अंबानी अडानी पर राहुल की खामोशी का जिक्र किया, फिर सैम पित्रोदा की बात को पकड़ा, उसे एक्सपोज किया और फाइनल राउंड में यह कह दिया कि चुनाव के बाद कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलेगी। मोदी के कैंपेन का यही अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है और मोदी का यही अंदाज कैंपेन के दौरान उन्हें एक अलग रूप में प्रेजेंट करता है। अब मैं आपको हरियाणा की राजनीति का हाल बता देता हूं। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद हरियाणा की सियासत पूरी तरह गर्म है। विपक्षी दलों का दावा है कि नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए नायब सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर विपक्ष को बहुमत पर शक है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। कुल मिलाकर हरियाणा में एक बार फिर दुष्यंत चौटाला का रुख इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन आज दुष्यंत चौटाला ने कहा वो बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और अब वो कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो कांग्रेस का साथ देंगे। जब नया मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट के बाद कहता है कि 94 दिन का प्लान बना है, तो इसका मतलब तो उनने पहले मन बना रखा है कि वो 94 दिन के मुख्यमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के विरुद्ध था। नई सरकार बनी, वो अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के साथ साथ ही समाप्त हुआ। नई सरकार आज के दिन गठित हुई है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया। आपके माध्यम से कहते हैं, ना मुझे बात करने की जरूरत, अगर करंट रेजीम को मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी व्हिप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में व्हिप को जारी करेगी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है बीजेपी? मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की। मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम करेंगे। एक रैली जननायक जनता पार्टी की थी, हमने समर्थन किसी का नहीं किया। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि अगर अब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे प्रत्येक विधायक पार्टी के आदेश पर व्हिप के साथ सरकार को घेरने के लिए वोट। लेकिन कांग्रेस भी नायब सैनी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मूड में नहीं दिखाई देती। हरियाणा में विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, यह तो साफ है कि बीजेपी की सरकार बहुमत खो चुकी है, लेकिन अब नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देना चाहिए और हरियाणा में फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, जहां तक दुष्यंत चौटाला का सवाल है तो चौटाला पहले गवर्नर को लिखकर दे कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, फिर कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर विचार करेगी। ये सरकार अल्पमत में आ गई है, माइनॉरिटी में आ गई है, तो नैतिकता के आधार पे मैं कह चुका हूं सरकार तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन करा के चुनाव करना चाहिए। कांग्रेस का प्रेफरेंस क्या है कि कोई इसमें चुनाव अभी आप जनादेश मैं तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा हूं
और वो विड्रॉ करेंगे हम गवर्नर को मिलेंगे। जेजेपी अगर विड्रॉ करेगी हैं तो गवर्नर को लिख के देंगे तो हम गवर्नर साहब को मिलेंगे और चुनाव। उस स्थिति में जेजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं अगर वो लिख के दे दे तो? नहीं, मेरा कोई समझौता नहीं है। उनको अगर वो बीजेपी के बी टीम नहीं है तो उनको लिख के दे देना चाहिए। लेकिन हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा बीजेपी के पास पूरा बहुमत है। खट्टर ने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर दिखाए। देखिए, कुल मिलाकर के राजनीति में इस प्रकार का जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो कुछ न कुछ चलता रहता है। आज भी हमारे पास बाकी सब दलों से ज्यादा यानी एमएलए हैं। हमारी जो सरकार है वो स्थिर है, कहीं इस प्रकार का कोई खतरा नहीं। और कांग्रेस अगर चाहती है तो कांग्रेस बेशक अविश्वास प्रस्ताव लाए, हमारे पास बहुमत है। और उनके घर के लोग कौन कौन हमारे संपर्क में है अभी तो हमने बताया नहीं, जब बताएंगे उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि हम व्हिप जारी करेंगे और व्हिप के अगेंस्ट कोई भी नेता जो है वो नहीं जा सकता। व्हिप तो उन्होंने पहले भी जारी किया था, उस व्हिप का क्या बनाया आज तो कुछ कर नहीं पाए वो। यह सही है कि 3 विधायकों के साथ छोड़ने से हरियाणा में बीजेपी को एम्बेरसमेंट हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा की धाक जमी है, कांग्रेस के नेताओं का मोराल हाई हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल में दुष्यंत चौटाला आ गए हैं। वो न बीजेपी के साथ जा सकते हैं न कांग्रेस के साथ। हालांकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरेगी ऐसे हालात दिखाई नहीं देते। वैसे भी 5 महीने बाद असेंबली के इलेक्शन होने हैं और फैसला जनता को करना है। लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, जिस पार्टी के नेता आपस में नहीं लड़ेंगे, मिलकर चलेंगे, हरियाणा में जीत उसी की होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही लड़ाई अब मैदान की खुदाई तक पहुंच गई। 12 मई को नॉर्थ 24 परगना के जिस मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, उस मैदान में अचानक ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनें चलने लगी। पूरे मैदान को खोद दिया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी मैदान की है जहां 12 मई को मोदी की रैली होनी है। 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री की रैली है और मैदान में भैंसें घूम रही हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, पूरे मैदान में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। आज बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह जब तैयारियों का जायजा लेने यहां पहुंचे तो हालात देखकर हैरान रह गए। ये मैदान बैरकपुर लोकसभा सीट के तहत आता है। बैरकपुर सीट से इस वक्त अर्जुन सिंह पार्लियामेंट के मेंबर हैं। अब वो खुद अपनी देखरेख में इस मैदान को रैली के लिए तैयार करने में जुट गए हैं। अर्जुन सिंह का कहना है कि इस बार उनकी पार्टी बंगाल में 35 सीटें जीतने वाली है। इसी से घबराकर ममता सरकार के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। निम्न मानसिकता का परिचय है। ममता बनर्जी घबराई हुई है और बंगाल में 35 सीट बीजेपी को मिल रहा है, इसमें बैरकपुर भी है। और इसी का ये प्रतिफलन है कि कहीं मैदान में ट्रैक्टर चला दो तो कहीं कुछ कर दो। हम लोग के बच्चे पार्टी के कार्यकर्ता पहरा दे रहे हैं और हम लोग मैदान को जल्दी ही ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति का हिस्सा कुछ नहीं है, विकृत मानसिकता का हिस्सा है, इसको राजनीति नहीं कहते। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस मैदान पर ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। ग्राउंड में 15 साल से कूड़ा कचरा जमा हो रहा था, बच्चों को खेलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए इस मैदान को खूबसूरत बनाया जा रहा है और उसी सिलसिले में मैदान को समतल करने के लिए खुदाई की गई। जिलेबिया मार्ट का कोई खुदाई नहीं हुआ है, वो मार्ट की लेवलिंग हो रही है और अभी से नहीं, करीबन महीना 1.5 महीना से ये काम चल रहा है। और आप देखे ही होंगे कि वहाँ ब्यूटिफिकेशन का भी काम चल रहा है। वहाँ लगभग 15 साल से कूड़ा का ढीपी बना हुआ था। हमारे विधायी सांसद जो है, इन्हीं के द्वारा वहाँ पर कूड़ों का पहाड़ बनाया गया था। तो सारा कूड़ा हटा के वहाँ पार्क, और ये जो हम लोग का जिलेबिया मार्ट है, इसको ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया जा रहा था। यानी कि आप जानते हैं यहाँ से सैकड़ों बच्चा और बच्चियाँ को डिफेंस का जॉब मिला है, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं यहाँ। तो उन लोगों का एक आवेदन था कि इस मार्ट को लेवल कर दें, क्योंकि वो मार्ट बड़ा उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा था, जिससे वो लोग ट्रैक में दौड़ नहीं पाते थे। जिस मैदान में 15 साल से कूड़ा जमा हो रहा था, उसके ब्यूटिफिकेशन की याद प्रशासन को मोदी की रैली से पहले आई।
इसलिए ब्यूटिफिकेशन की बात तो बेकार की है। साफ दिखाई देता है कि मोदी की रैली को डिस्टर्ब करने के लिए मैदान में खुदाई की गई। अब पकड़े गए तो बहाने बना रहे हैं। आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि ममता बनर्जी इसी तरह की मुसीबतों का मुकाबला करके राजनीति में आगे आई हैं। कम से कम उनके शासन में ऐसा नहीं होना चाहिए।